नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प अप स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो फाइनली हम लाइव आ चुके हैं आपके लिए पहली क्लास लेकर, जो आप सभी ने इतना संयम और धैर्य बरता। अब आज से क्लास स्टार्ट होगी और आज हमारी पहली क्लास है बेसिक टू एडवांस कोर्स की। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर बेसिक से हम लोग चीज़ें सीखेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा और कहीं पर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दे सकें। तो फ्रेंड्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट को। जैसे हाउस वर्क मार्केट में स्टॉक कैसे वर्क करता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सबसे शुरुआत होती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग स्टार्ट अगर करें तो मार्केट का सबसे पहले उत्पत्ति कैसे होती है, मार्केट में कैसे हमें ये पता चले। देखिए, दो शब्द होते हैं, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक स्टॉक मार्केट, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, और उसके बाद कभी कभी लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट। तो आपको यहां कंफ्यूजन नहीं करना है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट अलग अलग है, दोनों टर्म्स एक ही हैं। या स्टॉक को भी स्टॉक कहते हैं, शेयर भी एक स्टॉक ही होता है जिसे हम शेयर कहते हैं। तो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इनके अंदर ही एक्सचेंज होता हुआ दिखता है, स्टॉक और शेयर ही एक्सचेंज होते हैं एनएसई और बीएसई के अंदर। तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, राइट। अब ये काम कैसे करता है उसको देखो। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमें, आपने अक्सर सुना होगा ना लोग, जैसे मैंने दो प्रोमो में भी आपसे कहा कि मेरा, आपने फैमिली के अंदर देखा होगा या किसी गांव में या आपने आपकी फैमिली या किसी आपके गली में लोग चर्चा करते हैं ना कि यार फलाने का लड़का था ना, उसने स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाया। या आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा कि एक बंदा था, उसने ना स्टॉक मार्केट में पैसा लगा और 10 साल बाद उसको बहुत बड़ा पैसा। तो जिज्ञासा तो मेरे अंदर भी है कि मार्केट से हम चीजों को सीखें। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता चले कि मार्केट होता क्या, कैसे काम करता है मार्केट। एग्जैक्टली जैसे आरबीआई होता है ना, आरबीआई आपने सुना होगा, आरबीआई का तो नाम सुना ही होगा क्योंकि पैसे की बात है और यहां पर भी पैसे के लिए हम लोग आए हुए, तो पैसे की बात है तो आरबीआई का नाम तो सुना ही होगा। आरबीआई क्या करता है कि सभी बैंक्स को ना मॉनिटर करता है, जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे एचडीएफसी, मतलब जितनी भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं, या हम कह सकते हैं कि पैसे का जितना भी सर्कुलर होता है वो इसी बैंक के थ्रू होता है, यहीं पर सब कुछ चलता है। जो भी बैंक क्या कर रहा है, अगर कोई बैंक के अंदर फ्रॉड अगर हमें देखने को मिलता है तो इसे क्या करता है, ये मॉनिटर करता है। आपके साथ कोई अगर फ्रॉड हुआ तो इसको, ये बैंक को, सबसे पहले आप इस बैंक के पास जाओगे, फिर ये बैंक अगर नहीं संभाल पा रहा है तो इंटरनेशनल पर कोई चीज हो रही तो ये बैंक संभालेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि आरबीआई की तरह ही एक स्टॉक मार्केट का भी एक क्या है, संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो पूरे स्टॉक मार्केट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हैं उसको। पूरा मार्केट इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं सेबी। अब सेबी के अंदर ही दो चीजें यहां पर लिस्ट हैं, समझने का प्रयास करिए, जिनके अंदर पूरा मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिखा दी। ये दो एक्सचेंज है। सेबी क्या हो गया, एक संस्था हो गया, एसोसिएशन हो गया। अब यहां पर आपने सुना होगा नाम एनएसई और बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक उदाहरण क्या है कि मान लेते हैं हमारी टीम इंडिया के, एक क्रिकेट टीम से ही ले लेते हैं। क्रिकेट टीम में टोटल 11 खिलाड़ी हैं और अगर हमारा 11 खिलाड़ी वो हार जाते हैं किसी दूसरे टीम के साथ, अगर वो मैच कर रहे हैं, शायद मान लेते हैं वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली, तो वर्ल्ड कप में ये जो 11 खिलाड़ी थे जो हमारे देश को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे अगर ये दो 11 खिलाड़ी अगर हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे वर्ल्ड कप हार गए, तो हमने क्या कहा, पूरे इंडिया ये क्या हो गया, हार गया, पूरा इंडिया हार गया। मतलब 11 खिलाड़ियों की वजह से हम तो मैच भी नहीं खेलने गए, फिर भी हम क्या हो गए, हार गए। यानी कि ये 11 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही एनएसई और बीएसई, ये दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर स्टॉक लिस्ट होते हैं और ये ट्रेड करते हैं। अब एनएसई के अंदर 50 टॉप कंपनीज को लिस्ट किया गया, 50 टॉप कंपनीज। जैसे मैंने कहा ना कि ये इंडिया के टॉप 11 खिलाड़ियों को रखा गया मार्केट की, ये सबसे बेहतर इंडिया के अंदर, हमारी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी, उसमें से ये 11 खिलाड़ी को क्यों रखा गया, क्योंकि ये सबसे बेहतर है इस वजह से। तो ये हमारे पूरे भारत को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एनएसई के अंदर 50 कंपनियां लिस्ट हैं जो एनएसई, हमारे इंडिया की एनएसई को रिप्रेजेंट करें कि ये जैसी परफॉर्मेंस करेंगे वैसा एनएसई परफॉर्मेंस करेगा। अब हो सकता है कि इन 11 खिलाड़ियों से कई बेहतर खिलाड़ी, मुझे मान लो मैं बहुत अच्छे छक्के मारता हूं लेकिन हूं तो बेकार क्योंकि मैं यहां पर नहीं हूं, टॉप पे नहीं हूं। तो यही चीज है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, इन कंपनियों से अच्छे प्रदर्शन कर रही होंगी, लेकिन इनकी मार्केट कैप और इनकी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल की, 5 साल की जो परफॉर्मेंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद ये कंपनी यहां पर पहुंची जैसे ये खिलाड़ी पहुंचे। समझना,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 टॉप कंपनीज को रखा गया जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जरूरी इस 50 कंपनियों के अंदर भी एनएससी की कंपनी होगी, जो कंपनी होगी यहां पर मान लेते हैं एक एबीसी कंपनी कोई है, वो हो सकता है कि यहां पर भी एबीसी कंपनी होगी, वही सेम कंपनी हो, क्योंकि ये टॉप इंडिया की 50 है और ये टॉप 30 है। तो यहां की सिंपल सी बात है, ये तो 50 जैसे मान लेते हैं कि 30 प्लस 20, तो ये तो 30 कंपनी यहां पर होंगी ही होंगी, प्लस यहां पर 20 कंपनीज और होंगी, है ना। तो आप ये समझो कि टोटल यहां पर 50 कंपनी रिप्रेजेंट कर रही, यहां पर 30 कंपनी रिप्रेजेंट कर रही, जो हमारे इकोनॉमी का एक अहम पार्ट है, समझना। अब एनएससी बीएससी आप समझ गए कि क्या होता है, कहां पर ये पूरा सेबी इनको मॉनिटर कर रहा है। कोई भी स्टॉक आएगा, नई कंपनी आएगी, वो यहां पर लिस्ट होगी या यहां पर लिस्ट होगी, वो सेबी तय करेगा कि सेबी को कहां पर कंपनी को लिस्टेड कराना है, वो सेबी के ऊपर है, राइट। अब यहां पर देखो, आपने देखा कि सेबी आ गया, एनएससी बीएससी आ गया। अब मान लेते हैं कि अब ये स्टॉक कहां से आया, भाई सेबी हो गया, एनएससी और बीएससी हो गया, अब ये स्टॉक कहां से आ गया, क्योंकि पूरा काम तो यही है, नाम तो हमने सेबी तो दिया नहीं, एनएससी बीएससी भी तो मार्केट कह सकते हैं कि एनएससी मार्केट कह देते हैं कि एनएससी मार्केट है, तो एनएससी मार्केट क्यों नहीं कहा गया, या बीएससी मार्केट क्यों नहीं कहा गया, फिर हमें यह क्यों कहा गया कि स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट कौन सी ऐसी बला है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब स्टॉक मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है ये, अब इसी के नाम पे स्टॉक मान लो या शेयर मान लो, बात एक ही है। इसके मैं ऑब्लिक में भी लिख दूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये शेयर है स्टॉक, दोनों मार्केट एक सब जोड़ दो, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट। अब स्टॉक क्या है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं हूं या आप हैं, एक कंपनी को मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, यहां पर इससे मैं हटा देता हूं सब कुछ यहां से, देखो ये एक कंपनी है, ये मान लो मेरी खुद की एक शॉप है या मेरे खुद की एक कंपनी है, और मुझे ना ये कंपनी चलाते हुए काफ़ी समय हो गया, मान लेते हैं मुझे 5 साल हो गया, 2 साल हो गए। मैं इस कंपनी को, अपनी ब्रांच को अच्छी तरीके से एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर क्या कर रहा था, चला रहा था, और मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस एक सिटी से मैं मल्टी सिटी में इसको अपनी कंपनी को लाना चाहता हूं, यानी कि इसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, अपने बिजनेस को पैन इंडिया के अंदर या कहीं और ले जाना चाहता हूं। अब एक सिटी से मैं दूसरी सिटी में तभी आ सकता हूं, मेरे पास फंड होना चाहिए। मान लेते वही A1, मान लो ये कंपनी A था, इसकी मैं ब्रांच खोल रहा हूं, यहां पर एक ब्रांच खोल रहा हूं A2, ये A1 हो गया, यहां पर A3 ब्रांच खोल रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेज है, या ये टाटा की बहुत सारी ब्रांचेज है, अडानी साहब की बहुत सारी ब्रांचेज है। ऐसे में कुछ मल्टी ब्रांचेज ओपन करना चाहता हूं। अब मुझे, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, तो मुझे क्या, यहां पर सबसे बड़ी नीड क्या होगी, पैसे की। अब पैसा तो 2 तरीके से आ सकता है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो मैं एक तो शॉप ओपन कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये और अगर ब्रांच ओपन करनी तो इसके लिए मुझे बड़ा पैसा चाहिए। अब मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं पैसा अर्न करने के लिए। पहला, या तो मैं बैंक से क्या कर लूं, लोन ले लूं, डेट ले लूं, जिसको कह सकते हैं कि कर्जा ले लूं, लोन ले सकता हूं। या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, इसी के साथ मान लो यहां पर मैं किसी इन्वेस्टर से पैसा लगा दूं। अब मुझे कोई जानता नहीं है, तो कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, मैं अपने फूफा से तो ले नहीं सकता हूं, मामा से ले लूंगा। अब उतने से मेरा काम चलेगा नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा कि कहीं से जुगाड़ करनी पड़ेगी पैसे के लिए। तो अब जो थर्ड यहां पर जो हमारा ऑप्शन है, सेकंड, ये ऑप्शन है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा, यानी कि यहां से मुझे ना पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा, पब्लिक से। अब पब्लिक से जब मुझे पैसा लेना पड़ेगा तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, पब्लिक तो ऐसे पैसा देगी नहीं। मान लो मुझे कोई नहीं जानता, मैं एक शहर में रहता हूं और मेरा एक शहर है जिसका एक अननोन शहर है, मानता हूं मैं दिल्ली के शहर में रहता हूं या लखनऊ रहता हूं। अब लखनऊ में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे कोई गांव वाला पैसा तो दे नहीं देगा, या आम नागरिक मुझे पैसा नहीं देगा, क्योंकि मुझे उसको क्या पता कि यार बिजनेस मॉडल कैसा है। अब ये कंपनी क्या करेगी, यहां पर एक एप्लीकेशन देगी, यहां पर सेबी में एप्लीकेशन देगी कि मुझे ना पैसे की जरूरत है, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं और मुझे ना पैसा चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि मैं अपनी कंपनी लिस्ट कराना चाहता हूं कि आपके अंडरगढ़। अब क्योंकि ये एक रजिस्टर जैसे आरबीआई है, अब ये सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार स्टॉक मैंने लिस्ट मार्केट में ये कंपनी लिस्ट अगर भाग गई तो मेरा पैसा चला जाएगा। ऐसे ही बैंक में जब हम पैसा यहां पर लगाते हैं, मान लेता हूं कि मैंने एचडीएफसी में पैसा, अपने बहुत सारे पैसा मैंने जमा करके रखे हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये बैंक अगर भाग जाए तो मेरा कौन जिम्मेदार होगा, एचडीएफसी भाग गई तो मेरा जिम्मेदार कौन होगा, बैंक। तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई बैठा हुआ है इनको मॉनिटर करता हुआ। तो ऐसे ही
ये कंपनी यहां पर अगर लिस्ट होगी, ये यहां पर अगर सेबी के अंतर्गत गई तो सेबी पूरा इस कंपनी का बायोडेटा लेगा, कौन यहां पर क्या कर रहा है, कैसा है। तो वो क्या करेगा, सेबी एक बैंक या मतलब कोई अकाउंटेंट को हायर करेगा। वो अकाउंटेंट हायर करके क्या करेगा, इस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन निकालेगा, जन्म कुंडली निकाल देगा कि इस कंपनी की पिछली कैसी सेल्स रही, कैसी परफॉर्मेंस रही, इस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है। यानी कि ऐसा तो नहीं इस कंपनी ने कहा मुझे ना 100 करोड़ की जरूरत है, अब सेबी को इसने 100 करोड़ रुपए का बताया कि मुझे इतने 100 करोड़ की मुझे जरूरत है। तो ये जो सेबी होगा वो अकाउंटेंट हायर करेगा या किसी बैंक को हायर करेगा इस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन निकालने के लिए, इसकी पूरी जन्म कुंडली, क्या ये कंपनी 100 करोड़ रुपए यहां पर अर्न करना चाहती है, पब्लिक से लेना चाहती है, इसकी हैसियत है 100 करोड़ रुपए की। तो ये जो रिपोर्ट देगा सेबी को, ये सेबी को रिपोर्ट देगा और बताएगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन है वो 70 करोड़ है, लेकिन कंपनी 100 करोड़ की बात कर रही है, 70 करोड़ है, 50 करोड़ मान लेते हैं, यहां पर 50 करोड़ है। अब इससे कहा जाएगा भैया आप 100 करोड़ तो नहीं अर्न कर सकते, आप यहां से 50 करोड़ मैंने यहां पर निकाला आपका, क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो तो बढ़ा चढ़ा के मांगेगा क्योंकि उसे जरूरत है। तो इसलिए वहां अकाउंटेंट ये बताएगा कि इसको 50 करोड़ की इस कंपनी की वैल्यूएशन है और ये 100 करोड़ मांग रहा है। अब ये जो 50 करोड़ है तो अब क्या करेगा कंपनी, ये जो अकाउंटेंट है ये क्या करेंगे, इस कंपनी को टुकड़ों में बांट देंगे, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इनसे लिया जाएगा, इनसे कंफर्म मांगा जाएगा, कंसेंट मांगा जाएगा कि आप 50 करोड़ की कंपनी को आप कितना नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं। अब मैं कहता हूं कि इस कंपनी को मान लेता हूं मैं 50,000 में या 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना चाहता हूं, 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसका प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि प्रति शेयर पर जो भी इसकी कीमत बन रही, थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी कीमत 100 रुपए प्रति शेयर बने, इसमें 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर निकाल दिए, 5 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर की कीमत लगभग 100 रुपए बन रही है। अब मार्केट ने क्या किया, इस कंपनी का पूरा डेटा आ गया, सब कुछ हो गया, 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इसको दे दिया गया। और इसके बाद आता है यहां पर प्रोसेस, क्या ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये बेसिक है, बेसिक जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब एक शेयर की जो कीमत रखी गई उसका भाव रखा गया यहां पर 100 रुपए। अब मार्केट में क्योंकि इसने 50 करोड़ की जरूरत थी, अब इसको 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इसने क्या किया, 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में निकाले। अब 50 लाख में एक शेयर की वैल्यू, जो शेयर आया ना, जो भाग आया, शेयर जिसको कहते हैं हिस्सा, वो हिस्सा निकल के आया कि एक हिस्से की कीमत इसकी कितनी, 100 रुपए। अब 100 रुपए, अब इसको बोलते हैं एक स्टॉक या शेयर। अब डायरेक्ट तो कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी तो बात है कि अब डायरेक्ट हमने बता तो दिया कि इस कंपनी का इतना भाव है, लेकिन क्या डायरेक्ट यहां पर खरीद सकते, नहीं लोग खरीद पाएंगे। तो इसके लिए सेबी क्या करेगा, इस कंपनी को अपने तहत यहां पर एक लाएगा आईपीओ, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये है आईपीओ, यहां पर क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कंपनी क्या करेगा, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर लाइक मैं, आप, कोई भी इस कंपनी के अंदर वो हिस्सेदारी खरीद सकता है, यानी कि वो चाहे एक शेयर खरीदे, लेकिन इस कंपनी का, जो हम ए कंपनी की बात कर रहे थे, वो क्या हो गया, इसका एक हिस्सेदार हो गया, यानी कि वो एक यहां पर मालिक हो गया इस कंपनी का, कह सकते हैं लाइक मालिक, तो हिस्सेदार हो गया। अब कोई भी काम होगा वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, कंपनी ने यहां पर सेबी ने बताया कि इस कंपनी का जो ऑफर है वो 23 जनवरी से लेकर मान लेते हैं 26 जनवरी तक रहेगा। अब जिसको भी अप्लाई करना है, इस कंपनी का जो 50 करोड़ का ऑफर है, कंपनी 50 करोड़ टर्नओवर करना चाहती है, यहां से पैसा जमा करना चाहती है, और ये 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का ऑफर है। जिसको लेना है, अप्लाई करना है, करते रहो, अप्लाई कर लो। अब वो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ये 2 टाइम होता है, 3 टाइम होता है, 5 टाइम होता है, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी को इतना पैसा चाहिए। अब पैसा तो उतना ही चाहिए, तो इसका जब ओपन होता है, यहां पर एक डेट होती है कि भैया ये होगा ना, ओपन होगा आईपीओ, आपको मिला या नहीं मिला स्टेटस, जैसा हम लोग नहीं देते हैं स्टेटस, वो 30 जनवरी को यहां पर लिस्ट होगा, 30 जनवरी को लिस्ट होगा। अब हो सकता है लोगों ने बहुत रुचि दिखाई, बहुत ज्यादा रुचि दिखाई कि यार कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि पूरा डेटा से भी वहां पर रख देगी इनके सामने, इन्वेस्टर के सामने पूरा खागा आ जाएगा कि कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी क्या बिजनेस, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, वो सारा डेटा आ जाएगा इन लोगों के पास। तो लोग बढ़ चढ़ के अगर भाग ले रहे हैं, तो ये जो 100 रुपए की चीज थी, हो सकता है 30 रुपए की जो खुलेगी जिस दिन 30 तारीख को, वो 130 रुपए पे खुले। तो क्या हो गया ना, ये जो प्राइस है, ये कहते हैं कि इसके ऊपर लिस्टिंग हुई, ये क्या हुई, 30 रुपए, यानी कि 30% हाई लिस्टिंग हुई, 30 रुपए हाई लिस्टिंग हुई। अभी बहुत सारे आईपीओ आता है, एक आईपीओ की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी यहां पर। वो क्या आईपीओ होता है,
टाटा का आया था आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा 500 कुछ रुपए का आईपीओ था। वो आईपीओ खुला कितना था? 192%। मतलब लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऐसा ही एक अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, पेटीएम या तातवा चिंतन, कुछ ऐसी कंपनी है जिनके आईपीओ पिट गए। अब 5 रुपए, ये 500 रुपए की चीज 1000 रुपए के ऊपर अगर खुलती है तो लोग कहते हैं ना कि भैया लिस्टिंग तगड़ी हुई, मजा आ गया लिस्टिंग में। बहुत सारे लोग इसके लिए ही इंटरेस्ट करते हैं। लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, वो इसी का वेट करते हैं कि आईपीओ कौन सा आ रहा है, तो आईपीओ में लेते हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, ये हैवी लिस्टिंग हुई, यानी कि बहुत तगड़ी लिस्टिंग हुई। अब पेटीएम का ऐसे आईपीओ था, पेटीएम का आईपीओ आया था 1000 रुपए के आसपास, 1800 के 1000 रुपए के आसपास था, जो भी हो मान लेते हैं, कोई किसी भी रेट पर आया था। वहां पर क्या हुआ, उसका प्राइस यही मान लेते हैं कि 100 रुपए पर लिस्ट हुई थी कंपनी, 100 रुपए का भाव था। अब वो कंपनी अगर 70 रुपए में खुलती है तो वहां पर क्या होता है कि भैया 30% स्टॉक डिस्काउंट रेट पर ओपन हो गया, जाओ खत्म। तो ये होता है लिस्टिंग और डिस्काउंट। तो अब मार्केट के अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली, मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि आईपीओ होता क्या है और कैसे कोई कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट करती है, वो कैसे काम करती है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आईपीओ आ गया, आपने देखा कि चाहे वो ऊपर लिस्ट हुआ हो या नीचे लिस्ट हुआ हो, राइट। अब आईपीओ आने के बाद आपके पास वो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। मान लेते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए, जो शेयर थे वो कुछ लोगों को आईपीओ के रूप में मिल गए। 100 रुपए की चीज मान लेते हैं कि यहां पर 130 रुपए पर लिस्ट हुई। अब ये मार्केट में लिस्ट हो गए। अब इसे कोई भी खरीदे कोई भी बेचे, कंपनी को पैसा मिलना था, वो 50 करोड़ मिल गया। अब 50 करोड़ मिलने के बाद उस कंपनी का जो भाव है वो प्राइस क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा। उसमें कहते हैं ना कि मार्केट प्राइस। तो जहां पर एक स्टेशन, एक जगह पर जहां डिमांड यानी कि सप्लायर, बायर और सेलर एक जगह मिलते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि ये एक बंडल है, मार्केट है, जहां पर हमें एक प्लेटफॉर्म के अंदर बायर और सप्लायर एक जगह पे मिले, उससे कह सकते हैं कि ये है मार्केट। जहां पर हम लोग कहते हैं ना कि आज मैं मार्केट गया था, हमारे गली में मार्केट था, मैं मार्केट गया, आज यहां पर सब्जी इस रेट मिल रहा था, ये सब्जी आलू था वो ये रेट मिल रहा था। तो यानी कि एक बाजार जो है ना, जहां पर सेलर भी बैठे हुए हैं, बायर भी बैठे हुए, डिमांडर भी बैठे हुए हैं और कहते हैं सप्लायर भी बैठे हुए हैं, तो वो है मार्केट। जहां पर अब जो ये चीज मार्केट के अंदर आ गई, यानी कि सेबी के अंदर आ गई, चाहे वो एनएससी पर लिस्ट हुआ हो, चाहे बीएससी पर, कभी कभी दोनों पर लिस्ट होता है, तो बीएससी के अंदर लिस्ट हुआ हो। अब यहां पर बैठे हुए मार्केट में ये चीज आ गई। अब इसको क्या करेंगे, डिमांड और सेलर बैठे हुए हैं, दबा के खरीदो, इसे बेचो, खरीदो, डिमांड सप्लाई। किसी को लग रहा है वो 100 जो 130 रुपए की चीज है, किसी को लग रहा है यार ठीक है मुझे 30 रुपए की लिस्टिंग हो गई, मैंने यहां पर बेच दिया है, तो ये क्या हो गया, सेलर हो गया। अब यहां पर किसी को लग रहा है यार 130 रुपए की चीज तो सस्ती मिल रही है, तो उसने क्या किया, यहां पर बाय कर लिया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई रूल चलेगा, उसको कहते हैं हम मार्केट, राइट। तो यहां पर हमने इतना, तो मार्केट में क्या हुआ, स्टॉक आ गया, सब कुछ हो गया। मान लो मार्केट में स्टॉक आ गया, लिस्ट होने लगा, चलने लगा, सब कुछ चलने लगा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार मार्केट में आ तो गया, लेकिन स्टॉक का भाव कैसे कम ज्यादा होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मार्केट का मतलब है कि जहां पर बायर और सेलर एक जगह पर मिलते हैं, उसे हमने मार्केट का, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि आप क्या कोई गांव का मार्केट हो गया जहां आप सब्जी बेचते हैं, या कह सकते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से हम चीजों को खरीदते हैं बाजार से, वो हो गया जहां पर एक प्लेटफॉर्म के अंदर बायर सेलर आपको मिले। लाइक अब ये मूवमेंट कैसे करता है, अब बायर सेलर की बात आई तो यहां पर एक चीज है, जब प्राइस मूवमेंट करता है तो आपने देखा होगा आस्क और बिड की बोली लगती है, बिड, ऐसा लगता है। अब आस्क क्या होता है और बिड क्या होता है। अब बिड के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। बिड क्या होता है, जब हम कहीं पर बोली लगाते हैं, यानी कि हमने बोली लगाई ये किसी चीज को खरीदने के लिए, यानी कि ये हुए बाइंग, या कह सकता है कि बायर हुए ये, ठीक है। तो ये बायर हमेशा, जिसको बिड कहते हैं ना, यहां पर बायर होते हैं, और आस्क होता है क्या, सेलर, ये सेलर। अब प्राइस मूवमेंट में आस्क और बिड की बोली लगती है कि भैया मैंने बोला मुझे ये चाहिए, इसने बिड लगाया कि मुझे ना ये चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल समझ लो कि प्राइस मूवमेंट का एक स्टॉक है जिसकी हमने अभी वैल्यू की थी कि 100 रुपए पर मार्केट में लिस्ट हुआ, लेकिन वो लिस्ट जब हुआ 130 रुपए पर। अब इस 30 रुपए की चीज ये बेचना, ये क्या करना चाह रहा है, ये जो सेलर है यानी कि आस्क है, ये बेचना चाह रहा है। अब 130 रुपए की चीज वो क्या करेगा, बढ़ाकर ही बेचेगा। तो उसने क्या किया, इसको 131 रुपए के भाव पर कहा कि मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं। अब इसने आज यहां पर बिड लगाई कि नहीं यार मैं इसको ना 129 रुपए पे खरीदना चाह रहा हूं।
129 रुपए पे। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का 2 रुपए का गैप आ रहा ना, 2 रुपए का गैप, इसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक पॉइंट है। तो इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। मार्केट में आपने नाम सुना होगा, स्प्रेड है, और ये चीजें टर्म्स चेंज नहीं हो सकते, राइट? तो ये स्प्रेड होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो इसके बीच का जो प्राइस मूवमेंट कर रहा है ना, इसका जो गैप है वो स्प्रेड है। अब इसके बीच की अगर बात करें, आपने स्प्रेड देख लिया कि मार्केट में ये हो गया। अब आपने यहां पर आस्क लगाया कि मुझे 131 चाहिए, इसने कहा मुझे 129 चाहिए। अब इनके बीच में जो गैप चल रहा है, और इसी के बीच में कहते हैं ना एक और पॉइंट होता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी भी एक वर्ड है कि भैया लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, लिक्विडिटी, और आपने देखा होगा वोलेटिलिटी। ये दो वर्ड बहुत होते हैं, और आपने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुना भी होगा लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है कि जहां पर आस्क और बिडर के बीच में जो गैप है, जो प्राइस का गैप है, वो बहुत कम हो। यानी कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीजें देखी होंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या निफ्टी के अंदर चल रहे हो, तो आपने देखा होगा जैसे 130 रुपए की यही वाली चीज है, उसमें प्राइस ऐसे चल रहा होगा 130 रुपए 10 पैसे, 130 रुपए 5 पैसे, 130 रुपए 20 पैसे, यानी कि पैसे में चल रहा होगा। तो वहां पर क्या होता है, लिक्विडिटी हाई होती है, वहां पर हाई लिक्विडिटी, यानी कि, और यहां पर लिक्विडिटी क्या है, बहुत लो है। अब वोलेटिलिटी क्या होता है, आपने ये फर्क समझ लिया लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी में। और वोलेटिलिटी क्या होता है कि भैया प्राइस ना बहुत तेज ऊपर नीचे भाग रहा है, यानी कि फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी ज्यादा है। जहां पर हम ये कहते हैं ना कि स्टॉक ऑप्शन में जब हम ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी का उदाहरण ले लें, अब 130 रुपए की चीज है ना, यहां पर क्या हुआ, ये प्राइस बहुत ऊपर भाग गया, सडनली ऊपर गया, सडनली नीचे आया, ऊपर नीचे जा रहा है। तो वहां पर हम लोग कभी अक्सर ये कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर या सही प्राइस मूवमेंट नहीं मिल पा रहा, यानी कि मार्केट ना बहुत तेज ऊपर जा रहा है, बहुत तेज नीचे आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम वोलेटिलिटी। मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत हाई है। तो ये फर्क है आज का, और आपने विडर देख लिया। आप अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैप में अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक कंपनी मार्केट में आई जिसका वैल्यूएशन था, मार्केट कैप था सिर्फ 50 करोड़ रुपए, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर आई थी 100 रुपए में, और वो कंपनी लिस्ट कितने पे हुआ था, उसका शेयर 130 रुपए के भाव में। अब मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप कैसे में डिसाइड करना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, वो तीनों कैटेगरी देख लो। ये पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है यहाँ पर लार्ज कैप, दूसरी कैटेगरी यहाँ पर होती है मिड कैप, तीसरी कैटेगरी होती है यहाँ पर स्मॉल कैप। अब इनमें अंतर क्या है, लार्ज कैप का क्या है कॉन्सेप्ट, स्मॉल कैप का क्या कॉन्सेप्ट है, और मिड कैप का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम यहां पर देखें, एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया था शुरुआत में ही वीडियो के अंदर, कि निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज को रखा गया, जिनमें देखोगे कि सभी कंपनीज के जो मार्केट कैप होंगे वो लार्ज कैप कंपनीज होंगे। ऐसे ही बीएससी के अंदर भी है, जो बीएससी के अंदर 30 कंपनीज हैं, उनके भी मार्केट कैप, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इंडिया के 11 खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं वो बेस से बेस्ड होंगे, ऐसे ये सभी कंपनीज बेस्ड होंगी। कई सारे पैरामीटर हैं, चाहे वो रिटर्न्स के मामले में ले लें या उनके पिछले 2-4 साल के जो रवैया, जो बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद इस कंपनीज को मार्केट के अंदर एनएससी एंड बीएससी के अंदर लाया जाता है, निफ्टी इंडेक्स के अंदर लाया जाता है। अब इनके क्राइटेरिया क्या है कि कोई कंपनी लार्ज कैप में कैसे आ सकती है, तो उसका जो मार्केट कैप होना चाहिए वो 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप होना चाहिए, वो कंपनी लार्ज कैप कहलाएगी। मिड कैप में क्या होगा, मिड कैप में किसी कंपनी का जो मार्केट कैप हो वो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, वो कंपनी कहलाएगी मिड कैप। ऐसे ही स्मॉल कैप में जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होगा वो कंपनी कहलाएगी स्मॉल कैप। ठीक है, अभी आपने देखा कि लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा, मिड कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में, और स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से कम। एक और ऐसा ही होता है जो अभी रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिलता है, एक माइक्रो स्मॉल कैप चलता है, माइक्रो स्मॉल कैप, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है उसको हम माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। अब यहां पर इस कंपनी में आने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस देखना, उसके लगातार डिविडेंड, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद उस कंपनी को लाया जाता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक की बात करते हैं लोग कि मल्टीबैगर स्टॉक कहां से निकलते हैं, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लार्ज कैप से कोई एक मल्टीबैगर स्टॉक निकल के आओ 1 साल के अंदर, जिसने एक लार्ज कैप कंपनी थी जिसने 1 साल के अंदर ना
कह सकते हैं कि 300% के रिटर्न्स दिए, थोड़ी देर के लिए मान लो 3 गुना पैसा कर दिया। ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर होगा, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई कम लार्ज कैप कर रहा होगा जो निफ्टी 50 के अंदर होगा। आप जाकर जब वीडियो एंड हो तो वहां पर जाकर देखना जाके कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसने एक साल के अंदर लार्ज कैप होते हुए 300% के रिटर्न्स दिए, नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम मान लें यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री का, अभी रिलायंस इंडस्ट्री का जो भाव है लगभग हम कह सकते हैं 2500-2700 के बीच में चल रहा है, 2500 रुपए का भाव है। अब इस कंपनी का अगर हम देखें कि एक साल के अंदर ये 200% के रिटर्न देते हैं, 3 गुना। अब हम 3 गुना इसका अगर कर लें, क्योंकि मार्केट कैप कैसे निकलता है, किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीपल अगर उसके करंट प्राइस से कर दें तो उसका क्या निकल के आता है, मार्केट कैप निकल के आता है। तो 2500 गुणे जो करंट नंबर ऑफ शेयर है इसके साथ उसका अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो उसका हमें मार्केट कैप कंपनी का पता चल जाएगा। मान लेते हैं कोई थोड़ा सा उदाहरण ले लो कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए है और उस कंपनी के पास मान लेते हैं कि 200 नंबर ऑफ शेयर्स हैं टोटल, तो उस कंपनी का मार्केट कैप कितना हुआ, 2000 मार्केट कैप निकल के आया। तो ऐसे ही आपको किसी कंपनी का मार्केट कैप पता चल जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री का अगर 25 रुपए का भाव है और वो एक साल के अंदर 200 गुना, यहां पर क्या 200% रिटर्न देती है, यानी कि 3 आपका परसेंट रिटर्न दे दिया, 300 गुना हो गया। अब ये 7500 का भाव हो गया। अब 7500 का इस कंपनी का भाव और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ अगर मल्टीपल कर देंगे तो समझिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन अभी लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है, 4 लाख करोड़ के आसपास। सॉरी, रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो 18 लाख करोड़ के आसपास है। अब 2500 का भाव है, थोड़ी देर मत समझना, 2500 का भाव है और वो 3 गुना एक साल में चला जाता है तो प्राइस हो गया ना वो 7500 रुपए हो गया। और उसमें फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का जब अभी 2500 का भाव है तो उसका 18 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप है। और वो जब 7500 में चला जाएगा तो उसका मार्केट कैप कितना चला जाएगा, तो इंडिया की जो जीडीपी से कहीं हाई तो इसी का मार्केट कैप निकल जाएगा। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो मल्टी वगैरह स्टॉक निकल के आते हैं वो कहीं इधर से निकल के आएंगे या इधर से निकल के आएंगे, क्योंकि इधर लिक्विडिटी हाई होगी, इधर लिक्विडिटी, क्योंकि इसके प्राइस में आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री मान लेते हैं 2601 रुपए पे चल रहा है, तो 2601 रुपए 25 पैसा, तो यहां पर बायर सेलर बहुत ज्यादा होंगे, बायर सेलर के पास बहुत ज्यादा होंगे। यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा होंगे और बायर सेलर भी ज्यादा होंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो हाई होगी, राइट। इनके प्राइस के जो बीच का गैप है ना वो बहुत कम होगा। अब मिड कैप का भी यही चांस है कि 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप इनके बीच में। अब इनके बाद इनका नंबर आता है और इधर से ही जो कंपनीज निकल के आती हैं वो लार्ज कैप में पहुंचती हैं, क्योंकि ये मोमेंटम हाई करेंगे, उसके बाद ये यहां कहीं पहुंचेंगे। अब इसकी अगर हम बात करें स्मॉल कैप की बात, अब मल्टी वगैरह तो यहीं से निकल के आते हैं क्योंकि इनके पास ना वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। अब आपने देखा होगा क्यों, अभी थोड़ी देर के मान लेते हैं सुजलॉन का उदाहरण ले लो, सुजलॉन का, या अभी हम बात कर लेते हैं सुजलॉन की। क्यों ये स्टॉक ना डेली सर्किट मार्केट, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बड़े रिटेलर्स पड़े हुए, क्योंकि छोटे स्टॉक है, छोटे स्टॉक, छोटा मार्केट कैप, भरे पड़े हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, डेली सर्किट में डील कर सकते हैं। कभी आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत कम चांस होंगे कि भैया सर्किट टू सर्किट डील 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 करके 100% रिटर्न चला गया। ऐसे स्मॉल कैप में, जैसे अभी मैंने आपके साथ एक और चैप्स स्टॉक डिस्कस किया था, डेली सर्किट मार रहा है, डेली सर्किट मार रहा है। अभी इनवी ट्रेड एक स्टॉक था 9 रुपए से 30 रुपए मार गया, तो वो क्या हुआ कि मल्टी वैगर रिटर्न देकर चला गया। तो स्मॉल कैप कंपनी से ही अक्सर मल्टी वैगर स्टॉक निकलते हैं, ना कि यहां कहीं से मल्टी वैगर स्टॉक निकलते हैं। तो अक्सर आपने देखे होंगे बहुत सारे आजकल इन्वेस्टर्स के नाम सुनोगे, पिछले इन्वेस्टर्स के नाम सुनोगे जो इंडिया के अंदर आज बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स, चाहे राकेश झुनझुनवाला साहब, टाइटन ले लीजिएगा, कभी 2 रुपए का हुआ करता था, स्मॉल कैप हुआ करता था। स्मॉल कैप से निकल के आया कहां, इधर कहीं निकल के आया। ऐसे विजय खेड़िया साहब का नाम सुना होगा, छोटे से स्टॉक का भी उनका नाम, अभी एक न्यूज आया करता था, उसमें था कि उन्होंने 35,000 रुपए लगाकर 500 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट किया था एक छोटे से पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। तो पेनी स्टॉक मतलब कहीं इधर कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिर वो इधर कहीं आया। तो कह सकते हैं कि यहां से ही आपको मल्टीबैगर स्टॉक निकलेंगे, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे पाऊं, आपने एक एग्जांपल ले लीजिए, यहां से एक पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये मान लेते हैं एक बरगद का पेड़ है जो हजारों साल से यहां पर टिका हुआ है। एक छोटा सा पेड़ आया कल, ये छोटा सा पेड़, तो ये इसके अंदर उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत ज्यादा इसके, क्योंकि ये बहुत विशाल हो चुका। तो इसमें क्या होगा कि हल्की सी ग्रोथ हो सकता है कि 10% 20% ग्रोथ हो। अब ये छोटा सा जो पेड़ है, आपने जो कोई नया पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, नया बरगद लगा दिया थोड़ी देर के लिए, एक ही उदाहरण ले लेते हैं, एक बड़ा सा बरगद है और एक छोटा सा बरगद है। ये पेड़ की जो ग्रोथ है जो अभी लगाया ना, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है और ये छोटा सा, ये इसकी ग्रोथ जो होगी ना, ये बहुत तेज ग्रोथ करेगा। एक साल में हो सकता है कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, डबल। क्या ये लगता है कि जो 20 साल, हजारों साल से लगा हुआ है, आज इसकी लंबाई मान लेते हैं 50 मीटर है,
50 मीटर लंबाई है, तो क्या ये लगता है कि एक साल के अंदर 100 मीटर हो जाएगा? मैं कह सकता हूं कि ये छोटा सा पेड़ है जो स्मॉल कैप है, ये आज 1 मीटर का है, एक साल बाद ये 4 मीटर का हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है, क्योंकि इसकी स्मॉल कैप, इसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं, ये ग्रोथ कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आधी आई तो ये उखड़ भी सकता है, कोई इसे उखाड़ कर फेंक भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभी देखा, जैसे यस बैंक को उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, तो इसे उखाड़ के फेंका जा सकता है। इसको चलाने के लिए ना आपको जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, तो इसे उखाड़ना, इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो यहां कहीं माना जाता है कि भैया निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सबसे सिक्योर है, कुछ भी नहीं होना। चाहे कोविड जैसे और चीजें चली आए, कोविड आया, आपने देखा ये सभी स्टॉक नीचे आए और इनकी तो हालत ही नहीं पता चली थी। ये 200 रुपए वाले स्टॉक ना 2 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे, 2 रुपए पे। ये जो 2500 रुपए के स्टॉक थे या 1700 रुपए के, वो 50% ही टूटे थे, आधा ही टूटा, ये तो जड़ से उखड़ के फेंक गए थे। तो ये फर्क है कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप अभी लाइव करते जाइएगा कमेंट, और कल की डेट में हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर काम करेंगे कि अब आगे का जो चैप्टर होगा स्टॉक वैल्यूएशन, जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, स्टॉक को रिसर्च करते करते उसका बिजनेस को कैसे रीड करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, अपने पोर्टफोलियो को लेकर सभी स्वस्थ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।